नमस्कार मेरे दर्शक बंधुओं। आज मैं एक ये जो वीडियो बैक टू बैक वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली मैं सोचा था कि इजराइल गाजा का ऊपर एक वीडियो बना हुआ, लेकिन अभी कुछ ऐसे डेवलपमेंट हो रहा है कि उसके ऊपर एक टॉपिक लेके मैं वीडियो बना रहा हूँ। बैकग्राउंड ये है कि इंडियन नेवी का रिटायर्ड 7 ऑफिसर्स एंड 1 सेलर, वो लोग कतार की जेल में है और कतार की कोर्ट जो है उनको मौत की सज़ा सुना है। एलिगेशन है ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, ये इसका ये नाम है। और दूसरी बात, बहुत लोग बहुत मिस इन्फॉर्मेशन मैसेज पहुंचा रहे हैं कि मोदी तो इतना पावरफुल है जो एक फ़ोन कॉल पे रसिया यूक्रेन का युद्ध रुका दिया और यूक्रेन से अपनी भारतीय झंडा लेके भारतीय जो मेडिकल स्टूडेंट है और साथ में नेपाल पाकिस्तान वाला स्टूडेंट भारतीय झंडा का सहारे निकला है। पोलैंड होते हुए इंडिया पहुंच गए। काफ़ी अच्छे ऑपरेशन किए थे। तो अगर एक फ़ोन कॉल करेंगे कतार का जो क्राउन प्रिंस जो शासक है, उस शासक का नाम है अभी अल्तानी फैमिली जो है वो कतार का शासक है। पिछले 170 साल से उसी फैमिली का राज चल रहा है, जैसे कि गल्फ में सब जगह पे फैमिली रूल चल रहा है। ठीक है, मतलब उनका फैमिली राजतंत्र चल रहा है, जिसको राजतंत्र चल रहा है। तो उसको फ़ोन करेंगे और वो हमारा नागरिक को जो एक्स नेवल पर्सन उनको छोड़ देंगे। ये पब्लिक का एक परसेप्शन है, उसका पर मैं थोड़ा डिटेल में एक आज का वीडियो बना रहा हूँ। अब समझिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाइए। कतार जो है ये ऑटोमन एम्पायर का अंडर था, टर्की का अंडर। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद ब्रिटिश का अंडर आ गया और फाइनली जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ उसके बाद कि ब्रिटिश का जो लास्ट कॉलोनी जो लिबरेट हुआ, ब्रिटिश छोड़ के गए, ये कतार था। ठीक है, आफ्टर आउट ऑफ 56 कॉलोनीज कतार वाज द लास्ट। कतार वाज द लास्ट। 1972 में British left and hand over the reign to their own this is previous Al-Thamani family। 170 साल से उनकी ये था, जितना भी एम्पायर हो जो भी उनको कैप्चर करे ये करे, लेकिन रूल उनका था। लेकिन बाकी सब मैनेजमेंट वगैरह ये सब ब्रिटिश और ऑटोमन एम्पायर, टर्की, ये सब कंट्रोल करते थे। तो 72 में इन्होंने एक्चुअली दे बिकम ए इंडिपेंडेंट स्टेट। अभी एक्चुअली थोड़ा बहुत ज्योग्राफी दिखाता हूँ। ये जो बहुत छोटा सा कंट्री है, मतलब मीन्स 1/3 ऑफ उड़ीसा, बिकॉज उनका जो एरिया है इट इज़ अराउंड ओनली 1500 स्क्वायर किलोमीटर ओवर एंड गोट अराउंड 32 lakhs पॉपुलेशन। उसमें से जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है अराउंड 5 lakhs। दोहा उनका कैपिटल है और बाकी जो है ना सेटलर्स, इवन इंडियन 20% ऑफ द पॉपुलेशन आर इंडियंस, दे सेटल देयर। ओके, तो ये काफ़ी बड़ा कम्युनिटी जो है कतार इज मैंने भी नेवी के टाइम में कतार विजिट गया था अपना नेवी के गुडविल विजिट, हम मिशन में जाते रहते थे। इट इज़ ए वेरी गुड कंट्री एंड वेरी एडवांस कंट्री एक्चुअली। और इंडिया ने इनको काफ़ी मदद की थी 2016 में, जब इनका एक बहुत बड़ा फूड क्राइसिस मतलब इनका तो एग्रीकल्चर का कुछ है ही नहीं। जब ब्रिटिश वाले थे ये क्या कहते थे, इनसे तेल निकालते थे और उसको बेचते थे और उनको करके कुछ पैसा ब्रिटिश लेते थे और बाकी कुछ पैसा खाना वाना को जो ये राशन वगैरह बाहर से इंपोर्ट करके इनको देते थे। ठीक है, इनका पास जो नेचुरल गैस जो है जैसे कि CNG, LNG और मीथेन, इथेन
हाँ, इनका पास वर्ल्ड में सबसे बड़ा भंडार इनका पास है, प्लस इनका जो सी एरिया बाउंड्री उसका अंदर है। 1945 का बाद जैसे वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, देन व्हेन द वर्ल्ड वाज बाउंड्री में डिफरेंट कंट्री डिफरेंट बाउंड्री, ये तुम्हारा बाउंड्री, ये तुम्हारा बाउंड्री, ये तुम्हारा ये जब सेटलमेंट हुआ, जैसे कि 47 में इजराइल का सेटलमेंट के लिए बाउंड्री किया गया, जैसे कतार का भी बाउंड्री सेटल हो गया। ये बाउंड्री है तुम्हारा, ये तुम्हारा सी बाउंड्री, ये तुम्हारा लैंड बाउंड्री है। दिस इज द रिलेशंस। ब्रिटिश 72 में छोड़ के चले गए। इंडिया का साथ रिलेशन अभी 2014 जब से मोदी गवर्नमेंट आए, हालांकि पहले भी हम लोग जाते थे, क्योंकि आई हैव विजिटेड कतार प्रॉब्ली इन 1974 इन INS त्रिशूल, एक नेवी का जहाज था, हम लोग गए थे, क्रूज में गए थे, एंड वी विजिटेड। एंड कतार इज थोड़ा सा लिबरल, जैसे ओमान है, ओमान भी बहुत लिबरल कंट्री है, दुबई जैसे UAE है, they are bit liberal, they are not कट्टर मुस्लिम sort of thing and all, okay, they are liberal। और कतार भी ऐसा है कि उन्हें लिबरलिज्म रहेगा तो देश का प्रगति होगा, ये वो समझ गए थे। अभी कतार जब छोटा कंट्री बना, उसने क्या किया कि सब लोग का साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने की कोशिश किया। लेकिन सऊदी और UAE वगैरह इसका सपोर्ट में नहीं थे, क्योंकि जब छोटा कंट्री डेवलप होता है तो जनरली गल्फ जो अरबियन कंट्री जो आ रहा है, जैसे कि इजराइल जब बना तो अरबियन कंट्रीज ने उसको वो लैंड को खाने की कोशिश की, बोलते हमारे लैंड में मिक्स हो जाएगा। 5 लड़ाई हुई इजराइल में, लेकिन दूसरी बात है कि इजराइल उनको हरा दिया। तो ये जब कतार पैदा हुआ तो इनका एक तो उनका पास क्या था, तेल एंड नेचुरल गैस, उसके सिवा और कुछ नहीं था, लेकिन खाने के लिए भी चाहिए। एग्रीकल्चर का है ही नहीं। ब्रिटिश वालों ने जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट, आप नेचुरल गैस निकालेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वेल डिग करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा कहाँ पर कितना तेल है, कितना गैस है, क्या है। तो ब्रिटिश वालों ने जितना किया था अपनी तरीके से काम चलाने के लिए, जितना लेना है ले लिए, लेकिन वो चले गए। तो अभी कतार नया देश बना है, तो उसके पास तो फिर अपनी तरीके से करना है। तो उन्होंने कोशिश किया, डिप्लोमेटिक रिलेशन ओमान का साथ बनाया, अच्छा बनाया। ओमान भी बहुत एडवांस स्टेट है, एक्चुअली एडवांस मुस्लिम कंट्री, लेकिन बहुत एडवांस है, मैंने रहा है, मैं जानता हूँ। सुल्तान काबूस जो 2020 में एक्सपायर कर गए, उसके टाइम पर, मेरा टाइम पे वहीं पर मैं था, यू वाज देयर, एंड उस टाइम पर मेरा आंख का सामने ओमान का पहला मेडिकल कॉलेज का जो पहला पास आउट मेरा आंख का सामने हुआ। और उस टाइम पर ओमान में भी इंडिया की काफ़ी अच्छी खातिरदारी होता है, क्योंकि खेमजी रामदास एक बहुत बड़े व्यापारी थे, उनका फैमिली एकदम पूरा टोटली कंट्रोल करता है ओमान के इकोनॉमी आज टुडे ऑल्सो, उनका फैमिली वाला। उन्हें सुल्तान काबूस जब लड़ाई लड़े थे अपने बाप को हटा के खुद सुल्तान बनने के लिए, उस टाइम पर सारे फाइनेंस खेमजी रामदास किए थे। इसलिए इंडिया का जो है ओमान में काफ़ी दबदबा है। अच्छा ये है, हम लोग भी ओमान में हमारा जहाज जाते रहते हैं, तो उनका साथ कतार का अच्छा रिश्ता भी बन गया। और ये है, फूड क्राइसिस जब हुआ 2016 में एक्चुअली, उस टाइम पर जैसे आप लोग जानते हैं इंडिया जो है ये सबका मदद करता है, सबका बुरा टाइम में खड़ा होता है, सबका मदद करता है। कोई एम्बुलेंस हो, कोई बाढ़ हो, कोई भूमिकंप हो, कोई ये हो, कोरोना का टाइम में देखिए सबको हमने मेडिसिन बांटा है, दिया है, अपनी जेब से खर्चा करके दिया है, पैसा दिया है, ठीक। तो इसलिए हमारा इंडिया का एक बहुत बड़ा अच्छा पोजीशन है। ये कतार का
जो नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, ये अभी भी हमारा इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट ट्रेनिंग लेते हैं अभी भी। तो कतार जब बना तो उनका पास ना तो नेवी था, ना आर्मी, ना एयरफोर्स था, छोटा सा कंट्री था। हमेशा मतलब छोटा सा कंट्री है तो डर रहता ना, ज़रा बाजू में हम चूहा है, कोई बिल्ली और शेर आके दबोच लेगा। तो इसलिए अमेरिका एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सारा यूरोप का जो इकोनॉमी पूरा ध्वस्त विध्वस्त हो गया था। और यूरोप जो कॉलोनी वगैरह फ्रेंच का, ये का और डच का, वो सस्टेन नहीं कर पाए थे, तो सब भागने के चक्कर में थे। तो ओनली अमेरिका जो है उसका इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग बचा हुआ था, क्योंकि अमेरिका जो है सेकेंड वार में 1939 में ज्वाइन नहीं किया था, वो जस्ट वार खत्म होने से 1.5 साल पहले ज्वाइन किया था। तो उसके लिए ओनली जो पर्ल हार्बर आपको याद होगा, वो अटैक जो हुआ था, जापानीज अटैक किए थे, सरप्राइज अटैक, जैसे कि इजराइल में सरप्राइज अटैक हुआ था 7 अक्टूबर को, ऐसे ही पर्ल हार्बर का अटैक सरप्राइज अटैक था। तो उन्होंने उस टाइम पर वार ज्वाइन किया, इसलिए उनका ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ एक्चुअली। ना तो जर्मन की कोई बम अमेरिका वजह गिराए, ना तो कोई भी गिराए, तो उनका डिस्ट्रक्शन बहुत कम था, इसलिए इकोनॉमी उनका स्ट्रॉन्ग था। तो अमेरिका कतार का सपोर्ट में आया, वहाँ पर एक बहुत बड़ा एयरबेस बना दिया 1986 में बनाया एक्चुअली, बना दिया कि भाई तुम्हारा नो प्रॉब्लम, तुमको कोई छू नहीं सकता जब तक काम है। तो कतार वॉज ए फ्रेंड ऑफ अमेरिका, अमेरिका का सपोर्ट में रहा एयरबेस। फिर धीरे धीरे उसने डिप्लोमेटिक अपना बनाया, रिश्ता बना के फिर अपना भूमध्यसागर, जो उसका जो मेन सी रूट है भूमध्यसागर, तो उसका थ्रू में धीरे धीरे अपनी डेवलपमेंट किया। फिर उसको पैसे की ज़रूरत था कि उन्हें हम नीचे कुआं खोद के पानी निकालते हैं मोटर लगा के, उसके लिए खर्चा होता है, तो तेल निकालने खर्चा होता है। अमेरिका ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया और धीरे धीरे करके कतार अभी थोड़ा बहुत डेवलप हुआ है। अमेरिका का काफ़ी हाथ है, लेकिन अब लेट क्या हुआ कि जैसे कि उसका ऑयल फील्ड वगैरह जितना है एक्चुअली, नेचुरल गैस वगैरह काफ़ी निकलने लगा एक्चुअली, जो इन्वेस्टमेंट किया था रिटर्न डेवलप हो गया। तो वो जो भूमध्यसागर का जो एरिया है, उसको फिर उसके लिए एक नेवी की जरूरत है। तो ब्रिटिश वाले जब छोड़ गए तो उनका पास नेवी था नहीं है, फिर छोटे मोटे पेट्रोल बना के वो चलते रहे। उनके पास ना तो अभी कोई डिस्ट्रॉयर, ना कोई फ्रिगेट है, कुछ नहीं है, ठीक है, ना एयरक्राफ्ट है, कुछ नहीं है। तो लेकिन उनको तो अपनी सी बाउंड्री को सिक्योर करना है। अमेरिका का भरोसा में कितना दिन चलेंगे? एयरबेस है, ठीक है, अमेरिका उड़ेगा और कोई अगर उनका लफड़ा करेगा तो बॉम्बार्डमेंट कर देगा। और इनका साथ ईरान का भी दोस्ती हो गया, और ईरान और अमेरिका दोनों दुश्मन है। तो अमेरिका थोड़ा चिढ़ना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी उसने अमेरिका को पैच कर दिया। दुआ में तालिबान को बुला के वहाँ पर एक मीटिंग करके अमेरिका को वहाँ से निकाल दिया। तो ये पूरा पैच करके डबल ये गेम कर रहा था। इसमें हुआ क्या है, तो इन्होंने सोचा कि हम नेवी में एक सबमरीन भी ऐड करेंगे, ताकि हमारा बॉर्डर सिक्योर, बेसिकली जो भी तेल और बेचता है ना, मर्चेंट शिपिंग में बेचता है, पानी के जहाज में बेचता है, कोई अगर इतना पैसे की जाता है, अगर कोई गलती से उसको टैक्सीडो मार दिया कि रजिस्टर कर दिया, तो इतना पैसा लॉस होता है। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, अपना जो शिपिंग ये है उसको हम सेव करेंगे, इसलिए हमको सबमरीन की जरूरत है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि कतार का नेवी ये जो आके यहाँ पर ट्रेनिंग लेता है, तो उन्होंने उनका पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं है। तो उन्होंने ओमान का एक कंट्री, ओमान का एक कॉन्ट्रैक्ट, ओमान का अच्छा रिलेशन था, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई तुम्हारा जो छोटा मोटा जितना भी हमारे पास फ्लीट है उसका मेंटेनेंस और
जो उनका अपना नेवी का जो ऑपरेशनल, हम तो यहाँ पर उनको सिर्फ एजुकेशनल ट्रेनिंग दे सकते हैं, एक कम्युनिटी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, लेकिन हम तो उनको अपनी जहाज में लेकर उनको ऑपरेशनल ट्रेनिंग नहीं करा सकते। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे जितना भी जहाज है वहाँ पर उनको सिखाने का, ऑपरेशन करने का और मेंटेनेंस वगैरह भी आपको देखने का। तो एक ओमान का कंपनी से उन्होंने एग्रीमेंट किया, जिनका जो ओनर था वो एक ओमान नेवी का रिटायर्ड विंग कमांडर था। तो उन्होंने रिक्रूटमेंट के एक पेपर डाले, एडवर्टाइजमेंट डाले, तो हमारा नेवी के अराउंड 45 ऑफिसर्स एंड सेलर्स दे अप्लाइड फॉर इट। उन्होंने अप्लाई किया, उसमें से ये जो 8 बंदे इन्होंने सिलेक्ट हुए। सिलेक्ट होने के बाद मतलब किसके लिए, जो कतार नेवी का जहाज का मेंटेनेंस, सप्लाई एंड कतार नेवी का जो जवान है ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने के लिए सिलेक्ट हो गए। ये आके ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। उस टाइम पर ओमान ने इटली का एक कंपनी जो है फिनकार्टी कंपनी, हाँ, उसे डील किया कि उन्हें काफ़ी बोले कि आपको तो सबमरीन नहीं चाहिए एक्चुअली, यू डोंट गेट इनटू सबमरीन फ्लीट एंड ऑल एंड देन यू कैन गेट इनटू ट्रबल्स। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो कहा किसको बोले, तो रशिया को से सबमरीन टेक्नोलॉजी लेंगे तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, और पाकिस्तान का रिलायबिलिटी है ही नहीं है। पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी है, वो तो सबमरीन बनाते नहीं, सबमरीन खरीदते हैं, उनका तो है ही नहीं है। और उस टाइम पर इंडिया का साथ भी इतना मतलब अच्छा रिलेशन था, लेकिन इंडिया भी उस टाइम पर उतना डेवलप नहीं था कि सबमरीन खुद बना ले, हालांकि अभी बना रहे हैं हम लोग। तो जब सबमरीन की जरूरत पड़ी तो इटली उस टाइम पर वेरी गुड वार एक्सपोर्टर, जहाज बनाता था, सबमरीन बनाता, सब कुछ एक्सपोर्ट करता था। तो उन्होंने इटली का अप्रोच किया कि और इटली को एक मार्केट में लिया। हाँ, और सोचा कि मैं कतार का थ्रू में ये थ्रू में मार्केट पढ़ूँगा, एशिया मार्केट में पढ़ूँगा। उसके बाद चाइनीज़ का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो आ गया, इटली उसका एक मेंबर हो गया, हालांकि वो G7 का मेंबर है, इटली मेंबर हो गया, और चाइना का ये में आ गया। तो उन्होंने फाइनली बोला कि ठीक है, हमको एक पहले छोटा सा समझ लो, जो स्टेला कैपेबिलिटी होता है, जो पकड़ में नहीं आएगा सोनार का। तो उन्होंने वही प्लान हुआ, और इंडियन जो अपना नेवी का ऑफिसर है वो अपना सबमरीन में जो उनका अपॉइंट होंगे कतार नेवी का, उनको ट्रेनिंग देंगे। एक चीज़ बता दूँ, वाई थे बिकॉज दिस इज अ वेरी स्मॉल सबमरीन जो इटली से वो ला रहे थे, जस्ट टू डू द बिट ऑफ पेट्रोलिंग एंड ऑल। तो प्रॉब्लम क्या होता है, मतलब स्टेला इसलिए होता है कि हर जहाज में एक सोनार होता है जो साउंड सिस्टम को इको में कन्वर्ट करके उसको पता लगा था कि ये पोजीशन इतना, डिस्टेंस इतना है, उसके बाद वो टैटूडो छोड़ता है और डेप्थ छोड़ता है सोनार सिस्टम। ये छोटा सा जो सबमरीन है ये सडनली सोनार में नहीं आएगा, क्यों ये इवन शार्क वगैरह जो कि जो मगरमच्छ तिमी जिसको कहता है, हाँ, ये भी इस तरह दिखाई देते हैं। तो सोनार कंफ्यूज हो जाएगा कि सारा 7वां सबमरीन है कि मगरमच्छ है, तिमी मच्छ है, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये इसलिए इसको कहते हैं स्टेला। हाँ, इन्होंने इटली से वही एक सबमरीन का ऑर्डर दिया, मतलब कि पहले ये, बाद में धीरे धीरे हम नेवी को एक्सपांड करेंगे, और इंडियन नेवी को उन्होंने सौंप दिया ट्रेनिंग का ये, जो इंडियन नेवी का जो ये केस है। उसके बाद क्या हुआ कि सडनली पता नहीं चाइनीज पाकिस्तानी ये समथिंग इसके अंदर घुस गए। घुसने के बाद इन्होंने एक मैच सच है कि झूठे मुझे पता नहीं है, हाँ, उन्होंने बोलते कि कतार का जो सबमरीन का जो प्रोजेक्ट है, इसका जो डिजाइन और जो ये है, इसको ये जो 8 नेवल ऑफिसर्स एंड सेलर्स इन्होंने मिलकर इजराइल को भेज दिया, लीक कर दिया। ये इनका एक्विजिशन है, इसके लिए उनको लास्ट अगस्त में उनको अरेस्ट किया गया। हालांकि काउंसिल का एक्सेस दिया गया है, वो लोग अपने फैमिली से बात करने के लिए फ़ोन कॉल के माध्यम में ये किया गया है, क्या है। और अभी कुछ दिन पहले उनको जासूसी का आरोप में लोअर कोर्ट में फांसी का सजा सुना दी, हालांकि फांसी नहीं है,
जनरली मुस्लिम कंट्री जो है फर्जी वगैरह सब कंट्री में नहीं होता है। मुस्लिम कंट्री में जनरली फायरिंग स्क्वाड में मारा जाता है, और दूसरा कंट्री में इसकी और सारी कंट्रीज में पॉइजन इंजेक्शन और गैस चैम्बर में मौत की सज़ा जो एग्जीक्यूट होता है। तो ये है कहानी। लेकिन अभी आगे ऑप्शन क्या है, ठीक है। ऑप्शन ये है कि ये जो कतार में जो एक्शन लिया है, ये चीज़ उनका जो मतलब प्रेसिडेंट है, जो रॉयल फैमिली है, अल थरानी फैमिली, उनका विदाउट नॉलेज में हुआ है, विदाउट नॉलेज में हुआ है, ठीक है, एक चीज़ है। दूसरी बात है कि इंडिया कतार को काफ़ी हेल्प किया। जिनका 2016 में फूड क्राइसिस हुआ था ना, इंडिया ने काफ़ी उनको हेल्प किया है। कतार का सारे डिफेंस को ये इंडिया भी अभी भी ट्रेनिंग दे रहा है, अभी भी ट्रेनिंग दे रहा है। इंडिया के साथ संपर्क बहुत मजबूत है, तो इनका पर ये जो मौत का खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ प्रोसीजर आते हैं। ये लोग बोलते हैं मोदी फोन कर दुरानी उनको छोड़ो, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि कतार का भी काफ़ी लोग जो ड्रग पेडलिंग और स्मगलिंग, गोल्ड स्मगलिंग ये में हमारे इंडिया में भी जेल में पकड़े हुए जेल में है। अगर मोदी ये बोलते हैं तो वो भी बोलेंगे हमारे सबको नेशनल फीलिंग्स है, उनको भी छोड़ो। तो मोदी तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं, वो तो लास्ट ऑप्शन है, नहीं कर सकते। तो अभी जो ऑप्शन है, ठीक है, अभी ऑप्शन है, तुम लोग ने नेवी से रिटायर किए, पेंशन मिल रहा है, तुम्हारा एक्सपर्टीज तुम इंडिया का अंदर भी यूटिलाइज कर सकते थे। तुम एक कंट्री में गए ज़्यादा पैसा के लालच में, तो जब लिए तो कुछ दिन जेल में रहो, लेकिन बच जाओगे। कोई तुमको फांसी वासी जो कहता है ना, मौत का सज़ा नहीं दे सकता है, ठीक, बच जाओगे, लेकिन कुछ दिन तो जेल में रहना पड़ेगा। नेक्स्ट एक्शन हायर कोर्ट, टॉप कोर्ट, देन मर्सी पिटिशन जाएगा और तमारी के पास, तमामी के पास, उसके बाद वहाँ से छूटेंगे, लेकिन कुछ सब जेल में आएंगे। लास्ट ऑप्शन जैसे कुलभूषण का केस में हुआ है पाकिस्तान में, आपको पता है, वी वेंट टू ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेग में हरीश साल्वे गए थे। दलवीर भंडारी जी हमारा एक मेंबर भी ICJ में है, बाकी 12 मेंबर है डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज एंड ही प्लीडेड हिज केस एंड कुलभूषण वाज रेस्क्यूड। तो ICJ एक लास्ट ऑप्शन है, लेकिन इनको बेसिकली दे आर मेरे को लगता है पॉन ऑफ जियो पॉलिटिक्स, खींचातानी में ये हुआ है। और लेकिन खतरे की बात है, ठीक है, कुछ दिन जेल में रहेगा, और 3-4 साल तक रहना ही पड़ेगा उनको, जब तक हम टॉप लेवल पे नहीं जाएंगे। अगर मोदी फ़ोन करते हैं अल थारानी फैमिली उनको छोड़ देते हैं, फिर ऑल थारानी फैमिली के लिए भी कतार में थोड़ा बहुत रिवोल्ट एंड रेजिस्टेंस आएगा, तो वो रिस्क नहीं लेंगे, तो मोदी भी रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन विल गो एज पर द स्टेप्स प्रोसीजर्स एंड ऑल, ऐसे हम जाएंगे, ये हमारा ये है। और आई थिंक आई हैव कवर्ड, यस, और कुछ भूल रहा था, नहीं बोला। आई थिंक थिंग्स आर बीइंग क्लियर नाउ। बस अभी मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।